गाइस, वेलकम बैक। आज की कहानी है गांव के दो लड़कों की, जिसमें से एक का नाम सचिन था और दूसरे का नाम देवेंद्र। ये दोनों एक छोटे से गांव में रहते थे और इनके गांव के पास बहुत बड़े बड़े बाग हुआ करते थे। ये दोनों लड़के दिन भर खेतों में काम किया करते थे और रात में चोरी किया करते थे। यही इनका काम था। एक रोज़ देवेंद्र को किसी से ये बात पता चली कि उनके गांव के करीब में ही एक बहुत बड़ा चंदन का खेत है, जिसकी सुरक्षा के लिए सरकारी कर्मचारी लगे हुए हैं। देवेंद्र ने ये बात अपने दोस्त सचिन को बताई और कहा, क्या हम वहाँ से लकड़ियाँ चोरी कर सकते हैं? सचिन ने कहा, ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। हमने आज तक अपने गांव में कभी किसी को नहीं छोड़ा, तो ये चंदन की लकड़ी हमारे लिए क्या है? वैसे भी ये तो जंगल के बीचों बीच में है ना, वहाँ से तो हम बहुत आसानी से लकड़ियाँ चोरी कर सकते हैं। लेकिन देवेंद्र ने कहा, इसी के साथ साथ मुझे एक खबर और मिली है कि वहाँ सिर्फ सुरक्षा के लिए पुलिस तैनात नहीं है, बल्कि वहाँ पर बताया जाता है कि किसी भूत का साया भी है। सचिन ने कहा कि अगर वहाँ पर किसी भूत का साया बताया जाता है तो ये एक झूठ बात है, ताकि गांव वाले उस बाग के करीब ना जाएं और वहाँ से चंदन की लकड़ी चोरी ना कर सकें। ये शायद इसीलिए कोई अफवाह उड़ाई गई होगी। तो देवेंद्र ने सोचा और फिर कहा कि हाँ, तुमने सही दिमाग लगाया। शायद हमको वहाँ से दूर रखने के लिए ही ऐसी कोई अफवाह उड़ाई गई हो। फिर देवेंद्र और सचिन उस बाग को ढूंढने लगे और काफ़ी दिनों के बाद उन्होंने ये प्लान बना लिया कि आज की रात हमें चंदन की लकड़ियाँ चोरी करनी हैं। फिर शाम का 6-7 बजे का ही वक्त था और वो दोनों अपने घर से निकल पड़े। फिर वो दोनों जंगल के करीब पहुंच गए और उसके बाद देवेंद्र ने सचिन से कहा, अरे सचिन, यहाँ रुककर थोड़ा आराम कर लेते हैं और थोड़ी रात होने देते हैं, उसके बाद वहाँ चलेंगे। फिर सचिन ने कहा, नहीं, हमें चलते रहना चाहिए। हम जितनी जल्दी वहाँ पहुँच जाएंगे, अगर वहाँ किसी भूत का साया भी होगा तो वो 12 बजे के बाद ही आएगा। हम उससे पहले ही अपना काम करके वहाँ से निकल जाएंगे। फिर देवेंद्र उसके ऊपर हंसने लगा और कहने लगा, क्या तुम्हें भूतों से डर लगता है? क्या तुम ये मानते हो कि भूत नाम की भी कोई चीज़ होती है? फिर सचिन ने कहा कि नहीं, मैं किसी से नहीं डरता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम काम जल्दी से जल्दी पूरा कर लें, क्योंकि अभी तक हम छोटी मोटी चोरी करते थे लोगों के घरों में, और आज हम एक ऐसी जगह चोरी कर रहे हैं जिस पर सरकार की निगरानी है और हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर कोई डंडे लाठी लेकर लोग तैनात नहीं हैं। क्या तुमने देखा नहीं, उन लोगों के हाथ में गन और पिस्तौल थी, वो शायद हमको गोली भी मार सकते हैं। देवेंद्र ने कहा, ये काम हमको बहुत सावधानी से करना होगा और जल्दबाजी में हमें ये काम नहीं करना। जब तक मैं न कहूँ तुम आगे कदम नहीं बढ़ाओगे। सचिन ने कहा, बिल्कुल ठीक है, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूँगा। और फिर वो दोनों चलते चलते उस जगह पहुँच गए जहाँ उन्हें चोरी करनी थी। उस जगह जंगल बहुत ही ज़्यादा घना था और बहुत बड़ी बड़ी वहाँ पर झाड़ियाँ थीं, और उन दोनों ने यही प्लान बनाया था कि वो दोनों झाड़ियों में छुपकर वहाँ चले जाएंगे, चुपचाप वहाँ से लकड़ियाँ निकालकर उन्हीं झाड़ियों के रास्ते वापस आ जाएंगे। फिर वो दोनों आहिस्ते आहिस्ते जाकर उन झाड़ियों में लेट गए और धीरे धीरे वो दोनों जने आगे की तरफ बढ़ने लगे। जब वो काफ़ी आगे बढ़ चुके थे तो वो एक ऐसी जगह आ चुके थे जहाँ पर एक सिपाही एक हाथ में गन और दूसरे हाथ में टॉर्च लेकर के इधर उधर घूम रहा था, और बार बार उसकी टॉर्च की रोशनी उनकी तरफ आती थी तो वो वहीं झाड़ियों में बैठ जाते थे। फिर वो दोनों आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ बढ़ते रहे और कुछ ही देर में वो उस सिपाही के बहुत करीब आ चुके थे। उसके बाद उन्होंने देखा कि वो सिपाही उन्हीं की तरफ चला आ रहा है, और अचानक ही वो सिपाही आवाज़ लगाने लगा कि कौन है वहाँ, कौन है वहाँ, और वो उन्हीं की तरफ अपनी टॉर्च की लाइट करने लगा। उन दोनों को ऐसा लगा
कि उन दोनों को शायद उसने देख लिया है या फिर उसको शक हो गया है कि यहाँ पर कोई है। लेकिन वो दोनों अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिले और वो चुपचाप वहीं बैठे रहे। फिर वो सिपाही थोड़ा और आगे आया और फिर चारों तरफ वो अपनी टॉर्च को जलाने लगा। उसकी टॉर्च की रोशनी चारों तरफ जा रही थी। उस जगह अंधेरा इतना ज़्यादा था और पेड़ इतने ज़्यादा घने थे कि सिर्फ उसके टॉर्च की रोशनी ही नज़र आ रही थी, बाकी दूर दूर तक कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। फिर अचानक ही उसकी टॉर्च एक पेड़ के पास पड़ी और वहाँ पर देवेंद्र को सिर्फ 2 लाल आंखें दिखाई दी और शायद वो दोनों लाल आंखें उस सिपाही को भी नज़र आ गई थी। इसलिए वो सिपाही उसी तरफ दौड़ पड़ा और उसने चिल्लाते हुए कहा, वहाँ कौन है, वहाँ कौन है। फिर वो सिपाही एक जगह रुक गया और अपनी टॉर्च उसी तरफ दिखाने लगा। फिर अचानक ही उस पेड़ के पीछे से कोई निकल करके भागा और दूसरे पेड़ के पीछे जाकर छुप गया। ये देखकर उस सिपाही ने अपनी गन अपने हाथ में निकाल ली और वो उस तरफ और आगे बढ़ने लगा। फिर अचानक ही वो जो भी शख्स था वो पेड़ के ऊपर चढ़ने लगा और सिपाही अपनी टॉर्च ऊपर की तरफ करने लगा। फिर अचानक ही वो पेड़ के ऊपर एक पतले से तने पर जाकर बैठ गया। लेकिन अब उस शख्स को देवेंद्र और सचिन साथ में उस सिपाही ने भी देखा। वो कोई इंसान नहीं था और ना ही वो कोई जंगली जानवर था, वो तो एक अजीब सी चीज़ थी। उसको देखकर देवेंद्र भी बहुत ज़्यादा डर गया और सचिन भी बहुत ज़्यादा डर गया। सिपाही उसके बिल्कुल करीब था और उसको सामने से ही वो टॉर्च दिखा रहा था, इसलिए वो पूरा नज़र आ रहा था। उसकी आंखें इंसान से ज़्यादा बड़ी आंखें थीं और वो दोनों लाइट में एकदम लाल लाल चमक रही थी और उसका मुंह इंसान के मुंह से ज़्यादा बड़ा था। जब वो अपना मुंह खोलता था तो उसके दांत और जबड़े इंसानों के जैसे जबड़े नहीं थे, वो काफ़ी बड़े बड़े दांत थे और काफ़ी बड़ा जबड़ा था। उसका पूरा शरीर एकदम काला था और पूरे शरीर पर बाल थे और उसकी एक लंबी सी पूंछ भी थी। उसका मुंह थोड़ा आगे को लंबा सा था, जैसे कि किसी भेड़िए का मुंह हो। ना ही वो इंसान लग रहा था, ना ही वो कोई जानवर लग रहा था। वो बहुत ही ज़्यादा अजीब सी कोई चीज़ थी और उसे देखकर सचिन और देवेंद्र बहुत ज़्यादा ही घबरा गए थे। इसलिए सचिन वहाँ से उठकर भागने की कोशिश कर ही रहा था कि देवेंद्र ने उसका हाथ पकड़कर और उसको वहीं बिठा लिया और उससे कहा कि जब तक मैं ना कहूँ यहाँ से हिलना नहीं है। अगर हम यहाँ से हिले, ये ज़रा सा भी इधर उधर हुए और इस जानवर ने हमें देख लिया तो यह हमें मार डालेगा, या फिर इस सिपाही ने हमें देख लिया तो ये भी हमें मार डालेगा। हमारे दोनों तरफ मौत है, हमें यहीं चुपचाप इंतज़ार करना होगा। फिर अचानक ही वो चीज़ बहुत तेज़ी से पेड़ के नीचे उतरने लगी और उस सिपाही ने फटाफट 6-7 फायर उसके ऊपर कर दी। उसको शायद 1-2 गोली लग भी गई थी, जिसकी वजह से वो वहीं गिर गया। फिर सिपाही उसके करीब जाने वाला ही था कि अचानक ही वो उठकर खड़ा हुआ और बहुत ही तेज़ी से सिपाही के ऊपर आकर हमला कर दिया। हम उस सिपाही को बचा भी नहीं सकते थे, क्योंकि अगर हम वहाँ जाते तो हम भी मारे जाते और हमें बहुत ज़्यादा ज़ोरों से बहुत दर्द भरी चीखों की आवाज़ आ रही थी, लेकिन हम दोनों चुपचाप वहीं पड़े हुए थे। फिर अचानक ही उस सिपाही का एक हाथ जिसमें उसकी टार्च थी वो हमारे बहुत करीब आकर के गिरा और उस टार्च की रोशनी में वो हमें दिख रहा था। हम उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा डर रहे थे और वो अपने दोनों हाथों से, जिनमें बड़े बड़े नोकीले नाखून थे, उनसे उस सिपाही को फाड़े डाल रहा था और उसके गर्दन पर अपना मुंह लगाकर शायद उसको खा रहा था या उसका खून पी रहा था, ऐसा कुछ नज़र आ रहा था। और फिर उसने अपना मुंह ऊपर की तरफ उठाया, उसके मुंह से खून बह रहा था और वो हमारी तरफ देख रहा था, लेकिन शायद उसको हम नज़र नहीं आ रहे थे, इसलिए वो चुपचाप कुछ देर वहीं पर घूमता रहा और फिर उसके बाद वो एक ऊंचे से पेड़ पर चढ़ कर के बैठ गया। हमें वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन कुछ पेड़ों की आवाज़ आ रही थी, जिससे ये पता चल रहा था कि शायद पेड़ों के ऊपर कोई है जो इस पेड़ से उस पेड़ पे और उस पेड़ से उस पेड़ पे छलांग लगा रहा है।
इसलिए मैंने सचिन से कहा, बिल्कुल भी आवाज़ मत निकालना और चुपचाप यहीं बैठे रहो। सचिन इतना ज़्यादा डर चुका था कि उसका पूरे हाथ पैर कांप रहे थे। फिर सचिन कांपते हुए मुझसे कहने लगा कि देवेंद्र, यहाँ पर तो हम थोड़े थोड़े दिख रहे हैं और इस टॉर्च की रोशनी भी हमारी तरफ ही आ रही है। क्यों ना हम सामने वाली झाड़ी में जाकर छुप जाएं, वो यहाँ से ज़्यादा घनी भी है और वहाँ लेटने के बाद हम उसे बिल्कुल भी नज़र नहीं आएंगे। लेकिन मैंने तुरंत सचिन का हाथ पकड़ लिया और मैंने कहा, बिल्कुल भी ऐसी कोशिश मत करना, क्योंकि अगर हम यहाँ से हिल भी गए तो शायद इन छोटे छोटे पौधों की आवाज़ उसको मिल जाए और वो इसी तरफ आ जाए। सचिन कुछ देर तक तो वहीं बैठा रहा, फिर अचानक ही वो चीज़ दोबारा पेड़ से उतरकर नीचे आ गई और हमें वो पीछे की साइड से दिखने लगी। सचिन और ज़्यादा डर गया और वो अचानक ही उठकर सामने वाली झाड़ी की तरफ भागने लगा और वो कुछ ही देर में जाकर उस झाड़ी में घुस गया। लेकिन जिस चीज़ का डर था वही हुआ। उस चीज़ को पता चल गया कि शायद उस झाड़ी के पीछे कोई है और वो बहुत हल्के हल्के उस झाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। जिस झाड़ी के पीछे सचिन छुपा हुआ था, इस समय सचिन मुझसे काफ़ी दूर जा चुका था और वो सामने वाली झाड़ियों में छुपा हुआ था। मैं सचिन को नहीं देख पा रहा था क्योंकि वो झाड़ियों के अंदर घुस चुका था और मैं दिल ही दिल में उन सिपाहियों को कोस रहा था कि जो उस वक्त उस बाग की रक्षा पर लगे हुए हैं कि उनका एक सिपाही मर भी गया और उन्हें कुछ पता भी नहीं है और कोई वहाँ देखने भी नहीं आ रहा। मैं मन ही मन ये सोच रहा था कि इस वक्त शायद कुछ सिपाही यहाँ पर आ जाएं जिनकी वजह से हमारी जान भी बच जाए, लेकिन दूर दूर तक कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। जब वो चीज़ झाड़ियों के काफ़ी करीब आ गई और सचिन भी काफ़ी ज़्यादा डर ही रहा था, वो डर के मारे उस झाड़ी से निकलकर भागने लगा और उस शैतान ने उसे देख लिया और वो बहुत ही तेज़ी से सचिन के पीछे भागा और एक ही हाथ में उसने सचिन को नीचे गिरा दिया और वो उछल करके सचिन के सीने पर बैठ गया और उसने सचिन के मुंह पर 2-3 पंजे मारे, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा घायल हो गया। फिर देवेंद्र ने सोचा कि उसे कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। उसने वहीं झाड़ी के पास में एक छोटा सा पत्थर पड़ा था, वो उठा के एक दूसरी तरफ फेंक कर मारा, जिससे कि उस शैतान को ऐसा लगा कि शायद उधर भी कोई है और वो भागते हुए उस तरफ चला गया। वो जिस तरफ गया था वहाँ काफ़ी ज़्यादा झाड़ियाँ थीं और वो उनके बीच में घुस करके एक अजीब सी और बहुत ही डरावनी सी आवाज़ में चिल्लाने लगा, जिसकी शायद चीख सुन करके 2-3 सिपाही उधर से टॉर्च लेकर मुझे आते हुए नज़र आए और मेरे दिल को काफ़ी सुकून मिला कि शायद कोई तो आ रहा है और शायद हम बच जाएं। वहाँ शायद वो 10-12 लोग थे क्योंकि टॉर्च की काफ़ी ज़्यादा लाइटें थीं और वो सारी लाइटें उसी तरफ झाड़ी की तरफ दिखा रहे थे जहाँ पर वो शैतान था। फिर कुछ ही देर में मैंने देखा कि उस झाड़ियों से कुछ निकल कर भागा और वो बहुत तेज़ी से जिस तरफ वो सिपाही पड़ा हुआ था पहले वाला, उसी तरफ से होते हुए और जंगल की तरफ भाग गया। इसी बीच मैंने सोचा कि अब सचिन को वहाँ से हटा लेना चाहिए, लेकिन अब मैं भी डर के मारे कांप रहा था और मैं नॉर्मल तरीके से चल भी नहीं पा रहा था और मैं लड़खड़ाते सचिन के पास पहुँच गया और सचिन का एक हाथ पकड़कर मैं खींचते हुए उसे झाड़ी की तरफ ले आया। सचिन को भी होश था और सचिन कुछ बोल नहीं पा रहा था। फिर मैंने देखा कि वहीं थोड़ी दूर पर 2 बड़े बड़े और बहुत चौड़े पेड़ हैं जिनके पीछे काफ़ी ज़्यादा जंगल जैसी झाड़ियाँ हैं और मैं सचिन को अपने कंधे का सहारा देकर उसी झाड़ी में जा कर के बैठ गया और सचिन के चेहरे से खून ही खून गिर रहा था, जिसको मैंने अपनी शर्ट बांधकर खून को रोका और मैंने सचिन से कहा, अब सुबह तक हमें यहीं रहना होगा और बिल्कुल भी यहाँ से हिलने की कोशिश मत करना, मैं तुम्हें घर पहुँचा दूँगा। मैं ये बातें बोल ही रहा था कि अचानक ही मुझे अपने पास झाड़ियों में कुछ हलचल सी नज़र आई और मैं एकदम शांत हो गया और सचिन के भी मुंह पर मैंने अपना हाथ रख कर दबा दिया और मैंने देखा कि वही चीज़ दोबारा उस जगह आ चुकी है और वो हमारे पेड़ के बिल्कुल करीब में थी और वो उसी जगह चक्कर लगा रहा था, इधर से उधर, कभी पेड़ के ऊपर चढ़ता, कभी फिर नीचे उतर जाता
और उसे देखकर मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि अगर अब इसने हमें देख लिया तो ये हम दोनों को ही मार डालेगा। फिर वो पास के ही एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गया और वो उस पेड़ के ऊपर से चारों तरफ निगाहें दौड़ा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि शायद वो सचिन को ढूंढ रहा है। उसे वहाँ बैठे बैठे लगभग 1 घंटा गुजर गया और मैं भी उसी की तरफ देखे जा रहा था। फिर लगभग 1 घंटे के बाद वो अपनी नॉर्मल की स्पीड में जंगल की तरफ जाने लगा और कभी वापस आता, कभी फिर वापस अंदर चला जाता। फिर कुछ देर वो ऐसे ही करता रहा, कभी जंगल के अंदर जाता, कभी फिर से बाहर आता। फिर थोड़ी देर के बाद वो जंगल के अंदर ही चला गया और फिर उसके बाद वो मुझे नज़र नहीं आया। फिर वहीं पर हमें पड़े पड़े सुबह हो गई और जब मैंने देखा कि अब सूरज निकलने ही वाला है, फिर मैंने सचिन को जगाया और मैंने सचिन से कहा, सचिन अब सुबह हो चुकी है और सब कुछ नज़र आ रहा है। और मैंने उसके चेहरे से अपनी शर्ट हटाई तो उसका चेहरा बहुत ज़्यादा ज़ख्मी था। मैंने कहा कि तुम ये शर्ट बांध कर रखो और मैं तुम्हें ऐसे ही कंधे के सहारे से घर तक ले जाऊंगा। हम किसी तरह वहाँ से बचकर अपने घर तो आ गए, लेकिन उस दिन के बाद से आज तक हम दोनों कभी भी रात के समय पर जंगल तो क्या अपने खेतों में भी नहीं जाते। और हम ही क्या, पूरे गांव के लोगों ने जब हमारी कहानी सुनी तो उनमें से कोई भी अपने खेतों में या जंगलों में रात में नहीं आता और कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।